चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है वो यूपीएससी के लिए क्यों मैटर करता है, ये सब हम देखेंगे आज के द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए, आपका स्वागत है द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। हम बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में हम सारे डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आखिर प्रीलिम्स के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, मेंस के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, और हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आखिर ये जो आर्टिकल हैं उनको एनालाइज कैसे करना है। और दोस्तों, आपको जैसा पता होगा, हम या हमारी टीम क्या करती है, पूरा जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो पूरा द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालाइज करती है, उसके बाद हम यहाँ पर लाते हैं। तो अगर आपको दोस्तों हमारा न्यूज़पेपर जो एनालिसिस है पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए क्विकली देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, और हम समझने की कोशिश करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली डेली उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हो चुका है और वो चल रहा है। जो भी जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं या जो आंसर राइटिंग में बहुत वीक हैं, तो उनको ये प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी आंसर राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओवरऑल दोस्तों क्या होता है, अगर आप आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो फिर आपका यूपीएससी क्लियर होना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पर डे की आप प्रैक्टिस करें तो फिर आपको पता चलेगा कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है। हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसमें क्या किया है दोस्तों, जो बिगनर होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके अंदर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो हम जो बिगनर से हम शुरू करेंगे, कहाँ से, बिगनर से हम शुरू करेंगे, फिर हम मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, फिर हम जाएंगे दोस्तों एडवांस लेवल पर, या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन पर जाएंगे। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। अगर बाय चांस आपका प्रीलिम्स निकलता है, ऑफ कोर्स आपका प्रीलिम्स निकलेगा जब आप पूरी साल अच्छे से मेहनत करेंगे, फीडबैक आईएएस का करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे और स्टैटिक अच्छे से पढ़ेंगे और पीवाईक्यू अच्छे से देखेंगे, और जो है मॉक टेस्ट देंगे, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देंगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर प्रीलिम्स इन 2026। तो आप मेहनत करते रहिए, आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा। लेकिन आफ्टर द प्रीलिम्स क्या है, आपका प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद क्या, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने मेंस का कोई आंसर नहीं लिखा, आपने ऐसे को नहीं लिखा, तो आपका यूपीएससी क्लियर होना तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम को आप अगर आप ज्वाइन भी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे जो प्रोग्राम है उसको विजिट करिए। हमारी वेबसाइट www.feedbackies.com पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर दोस्तों लॉन्च होने जा रहे हैं। आप प्लीज़ विजिट करिए हमारी वेबसाइट को। चलिए अब क्विकली देख लेते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा अगस्त का जो मंथ है वो ख़त्म हो गया है, अब हम आ चुके हैं सितंबर में। अब का क्या आ चुके हैं, तो प्रीलिम्स के लिए दिन दोस्तों घटते जा रहे हैं। हम जितना टाइम आपको घटेगा दोस्तों, प्रेशर आपके ऊपर उतना ही बढ़ेगा। आपके ऊपर क्या होगा,
प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, डेली आप पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स को पढ़िए, स्टैटिक पार्ट को पढ़िए, PYQs लगाइए और दोस्तों मॉक टेस्ट दीजिए और अपना फाउंडेशन जरूर बना के रखिएगा। एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एनसीईआरटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है हम लोगों को दोस्तों। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। और फीडबैक आईएएस के ऊपर क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, वो मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी उस पर क्या है दोस्तों, अभी उसकी स्केलिंग हो रही है या अभी वो ऑपरेशनल वे में है, तो हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। आप अगर हिस्ट्री के एनसीईआरटी हो, पॉलिटी के एनसीईआरटी हो, या दोस्तों इन्वायरमेंट हो गया या ज्योग्राफी हो गया, सारी एनसीईआरटी हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। एक भी एनसीईआरटी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप हमारे चैनल फीडबैक आईएएस पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फीडबैक आईएएस पर कमेंट जरूर करें। फीडबैक आईएएस पर कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट दोस्तों हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी वीडियोज को दोस्तों शेयर करते रहें। शेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, अगर आप दोस्तों शेयर नहीं करेंगे तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाएगी जिन लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, जो महंगी महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि वो जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें नहीं जा सकते और अपना जो एम्बिशन है उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव मनी दैट मच मनी के वो अपने कोचिंग की फीस दे सकें। तो इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय नासिर सैफी ऑन फीडबैक आईएएस। तो हम ये बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों अब हमने एक इनिशिएटिव और शुरू करने जा रहे हैं कि जितने भी दोस्तों हमने करंट अफेयर्स पढ़ाएं, चाहे जुलाई मंथ का हो, अगस्त मंथ का हो, तो हम उसके क्या हैं, हर मंथ के हम MCQ लाएंगे। तो हम ये और स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप फीडबैक आईएएस पर बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्विकली देख लेते हैं हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। सबसे पहला आर्टिकल क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कौन सी डेट का हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आज जो डेट हो रही है वो कितनी हो रही है, आज डेट हो रही है 1 सितंबर 2025। आज हम दोस्तों करने जा रहे हैं 1 सितंबर 2025 का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, हम जो आर्टिकल्स लाते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है या यूपीएससी के सिलेबस में जो क्या किया गया है, यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है, हम उसको क्या करते हैं, हम उससे लिंक करके आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। हम इधर उधर का कोई भी करंट अफेयर्स नहीं लाते। जो अननेसेसरी न्यूज़ है, जो इररिलेवेंट न्यूज़ है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। हम उसी चीज़ को इंक्लूड करते हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हो, जो यूपीएससी के रिलेवेंट न्यूज़ है, हम वही लाते हैं। तो चलिए सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों हमारा क्या है, सबसे पहला आर्टिकल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए, वो गए हैं चाइना विजिट पर हैं। वो एससीओ की जो मीटिंग हो रही है तांगजिन में, उस पर गए हुए हैं। तो उसी के ऊपर आर्टिकल है। हम पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों, इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका फेयर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए और ऐसे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इवन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में देखेंगे कि अर्लियर कौन कौन से डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच और क्या सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, कि जो सॉल्यूशन है वो निकल के आया है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आपको पता होगा इंडिया के ऊपर यूएस ने 50% से ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है। उसके बाद इंडिया और चाइना
का क्लोज आना बनता है। दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, क्लोज आ रही हैं और अपना जो ट्रेड है या बायलेटरल ट्रेड है उसको फ्लरिश करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम दूसरा आर्टिकल देखें दोस्तों, दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा दोस्तों, हमारे जो प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, मन की बात की। मन की बात के अंदर उन्होंने क्या दोस्तों, वोकल फॉर लोकल्स पर फोकस किया। किस पर, वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया, सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया है। जिससे क्या होगा, जो हम एक्सपोर्ट पर इतने डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज पे, जैसे यूएस ने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं दोस्तों हमारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अनकम्पेटिटिव हो गए हैं। तो हम सेल्फ रिलायंस पे हमारा फोकस, हम ये आर्टिकल हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए, इवन ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अर्लियर वीडियोज में या मैं बात कर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया है। तो इस आर्टिकल को समझेंगे, ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया है कि हमारा जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एज वेल वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी के लिए। तो बिल्कुल मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। आज के जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो आर्टिकल है दोस्तों फेडरल डिजाइन के ऊपर है। क्या फेडरल, अगर आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा दोस्तों, आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, आर्टिकल 3 पढ़ा होगा। तो हम इस डिटेल में समझेंगे आखिर जो फेडरल डिजाइन है उसमें प्रॉब्लम क्या है। और जम्मू एंड जो कश्मीर का हम इसमें एक केस स्टडी लेंगे या केस लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में आखिर स्टेटहुड क्यों नहीं दी जा रही है, उसका क्या रीजन है कि आखिर रीस्टोर क्यों नहीं हो रही है स्टेटहुड। उसमें इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन स्टेटहुड क्यों नहीं दी जा रही है, स्टेटहुड अभी तक पेंडिंग क्यों है। आफ्टर द 370 एब्रोगेशन, वहाँ पर क्या है दोस्तों, वहाँ पर सरकार बनी है लेकिन अभी भी स्टेटहुड क्या है, पेंडिंग है। तो ये जो आर्टिकल हो जाता है दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें पॉलिटी वाला पार्ट आ जाता है। जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों, ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस से। तो चलिए आज का जो लास्ट आर्टिकल, आज दोस्तों वैसे हम क्या करते हैं 5 मोस्ट आर्टिकल लेते हैं, लेकिन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल लगे वो 4 ही आर्टिकल थे। तो हमने जिसको लिया है, तो आज का हमारा जो द हिंदू के न्यूज़पेपर का लास्ट आर्टिकल है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो एजुकेट गर्ल हैं, एजुकेट गर्ल्स का, एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है, उनको कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है और किस लिए अवार्ड मिलने जा रहा है, सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे। उनको क्या मिल रहा है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025 में मिल रहा है। तो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं कि एजुकेट गर्ल्स क्या है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया जाता है और है क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है और किसको मिलता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। ये एक तो जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए। जीएस पेपर 2 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो एनजीओ हैं या जो गवर्नेंस के अंदर आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्तों आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। मे बी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहते हैं यूपीएससी के। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। और अगर हम एनजीओ की बात करते हैं या हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया और चाइना की बात करते हैं, वाई डू इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप सो मच मैटर फॉर यूपीएससी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ें।
आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों? आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया चाइना का जो रिलेशन है। क्या इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको क्या कैसे उसका सॉल्यूशन लाया जाए, फेयर सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। वाई डू इंडिया एंड चाइना रिलेशन मैटर सो मच फॉर यूपीएससी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के लिए ये इतना मैटर क्यों करता है। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या है दोस्तों? इंडिया चाइना कमिट अ फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन। फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन, जैसा आपको पता होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए? वो चाइना गए हुए। किस लिए गए? चाइना विजिट पर क्यों गए? चाइना विजिट पे इसलिए गए दोस्तों, जो एससीओ की मीटिंग है, एससीओ की मीटिंग हो रही है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग हो रही है तांगजिन में। तो वहाँ पर उसको अटेंड करने गए। तो उन्होंने साइड लाइन क्या किया है? साइड लाइन में जो बायलैटरल जो मीटिंग है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनके साथ मीटिंग की है और उन्होंने इस बात पर फोकस किया है कि एक फेयर सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका एक फेयर सॉल्यूशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर कौन कौन से डिस्प्यूट रहे इंडिया और चाइना के बीच कुछ सालों के। अगर हम देखें, अगर हम डोकलाम की बात देखें, गलवान क्लैश देखें, सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्विक बैकग्राउंड टाइमलाइन देख लेते हैं। व्हाट इज द क्विक बैकग्राउंड टाइमलाइन? जो टाइमलाइन रही है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन में जो डिस्प्यूट हुए हैं वो एक एक करके देखेंगे। वो क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला क्या है दोस्तों? 2017 में क्या हुआ? 2017 में डोकलाम इशू हुआ। क्या हुआ? डोकलाम जो स्टैंड ऑफ था वो हुआ 2017 में। तो और नेक्स्ट इसके बाद टाइमलाइन देखें, उसके बाद कौन सा डिस्प्यूट हुआ इंडिया और चाइना के बीच? तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद हुआ 2018 की बात करते हैं, वुहान इनफॉर्मल समिट हुई। और 2019 में क्या हुआ दोस्तों? ममलापुरम हुआ। अगर 2020 की बात करते हैं दोस्तों, 2020 में गलवान क्लैश हुआ। गलवान क्लैश बहुत दोस्तों, उसमें हमारे बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे। गलवान क्लैशेज। और फिर क्या हुआ? जो एलएसी है, एलएसी क्राइसिस हुआ 2023 या 2024 की बात करते हैं। उसमें क्या हुआ? 2023 और 2024 में फेल्ड डिसएंगेजमेंट हुआ, जिसमें कॉन्फिडेंशन जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हुई। कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग है वो स्टार्ट हुई, लेकिन डिसएंगेजमेंट, बहुत सारे डिसएंगेजमेंट हुए, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आया। 2025 की बात करते हैं दोस्तों, ताइंजिन में एससीओ समिट हो रही है। यहाँ पर हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, वहाँ पर अटेंड करने पहुँचे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट रिट्रेटेड। तो हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया है, पॉजिटिव मोमेंटम रिट्रेटेड। आगे बढ़े। व्हाट वाज एग्रीड एंड सिग्नल, क्या क्या एग्री हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, हम वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एट बॉर्डर एज प्री रिक्वेस्ट फॉर टाइस। क्या है? पीस एंड ट्रांसक्विलिटी एट बॉर्डर एट प्री रिक्वेस्ट टाइस हुआ है। और कमिटमेंट हुआ है दोस्तों। कमिटमेंट किन किन चीज़ों पे हुआ है? कमिटमेंट हुआ है फेयर एंड रीजनेबल एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेबल बाउंड्री सॉल्यूशन। जैसा आपको पता होगा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो डिस्प्यूट का, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन माना जाएगा। म्यूचुअली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए बाउंड्री। अगर हम P2P की टाइज की बात करते हैं तो P2P टाइज क्या है दोस्तों? P2P टाइज है जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा फैसिलेशन। और जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है दोस्तों, वो क्या है? वो फिर से स्टार्ट कर दिया चाइना ने। क्या है? फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से रिज्यूम कर दिया। ट्रेड फैसिलिटेड। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में क्या एग्री हुआ है और क्या डिसएग्री हुआ है? फैसिलिटेड फ्लोज होगा। और जो आपको पता होगा इंडिया और चाइना का के बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ काफ़ी है। क्या है?
चाइना के साथ काफ़ी है, नॉट थ्रू द थर्ड कंट्री लेंस। हम इस जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको थर्ड लेंस से नहीं देखा जाएगा। अगर हम जिनपिंग की बात करें तो जिनपिंग ने क्या कहा, बॉर्डर इशू शुड नॉट बी डिफाइन ओवरऑल रिलेशन। जो बॉर्डर इशू है वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करना चाहिए ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उस पर। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चाइना के साथ बॉर्डर इशू है तो आप कोई एससीओ की मीटिंग जो समिट है उसमें अटेंड करने नहीं आ रहे हैं या ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर हम बैकड्रॉप की बात करें, जैसा आपको पता होगा यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जो 50% जो टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर उसको 27 अगस्त को इम्प्लीमेंट कर दिया। और वो इंडिया के जो जितने भी सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जिनको वर्स्ट हिट हुआ है, जिनको मॉडरेट हिट हुआ है, वर्स्ट हिट किसको हुआ है दोस्तों, वर्स्ट हिट जो हुआ है दोस्तों, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं, कितनी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं उनको सबसे ज़्यादा वर्स्ट हुआ है। और मॉडरेट हिट जो हुआ है वो कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री हैं उनको सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। तो बैकड्रॉप क्या है दोस्तों, यूएस टैरिफ एक्शन हुआ है, ग्लोबल ट्रेड जो है अनसर्टेनिटी में, क्या है अनसर्टेनिटी में। बोथ इंडिया एंड चाइना एम्फेसाइज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एम्फेसाइज कर रहे हैं बोथ इंडिया एंड चाइना। अगर हम फ्रेमिंग की बात करते हैं तो फ्रेमिंग की बात करें दोस्तों, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं नॉट राइवल्स। इंडिया इनवाइट द जिंग फॉर द ब्रिक्स 2026, सपोर्ट चाइना एससीओ प्रेसिडेंसी। चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं एससीओ प्रेसिडेंसी के लिए। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया के लिए बात करें, ये जो मीटिंग हुई है उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा इंडिया पे, तो दोस्तों जो एस्केलेशन है वो क्या हो जाएगा, एस्केलेशन लोअर हो जाएगा। और जो पेट्रोल प्रेडिक्टेबिलिटी है वो क्या होगी, वो दोस्तों बढ़ जाएगी। की बात करें तो डिप्लोमेसी में क्या होगा दोस्तों, जो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है या इंडो पैसिफिक जो इनिशिएटिव है इंडिया का, उसमें ई जाएगा, क्या आएगा उसमें ई जाएगा। और दूसरा जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है इंडिया की वो अच्छे से क्या कर पाएगा, परस्यू कर पाएगा। और इंडिया का जो रोल है ब्रिक्स के अंदर वो भी अच्छे से परस्यू हो पाएगा। तो ये इम्प्लीकेशन है फॉर इंडिया के लिए। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वोकल फॉर लोकल पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं वोकल और लोकल पे। क्या ये सिर्फ जो इंडियन गुड्स हैं उनको खरीदने के बारे में, या कोई डीपर पॉलिसी लिंक है, या सिर्फ जो इंडियन गुड्स हैं उसको खरीदने के बारे में। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है इंडियंस मस्ट फॉलो द वोकल फॉर लोकल मंत्रा सेज पीएम। लास्ट टाइम जो मन की बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जो लास्ट टाइम जो मन की बात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात पर जो फोकस एरिया था वो था वोकल फॉर लोकल। अब वोकल और फॉर लोकल पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, हम वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी मन की बात, उसके अंदर उन्होंने क्या है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल से फायदा क्या होगा, अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, हम सेल्फ रिलायंस होंगे। क्या होंगे, सेल्फ रिलायंस होंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, तो सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी में दोस्तों आपको पता होगा फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो फेस्टिवल जब सीजन आने वाला है तो हमारा फेस्टिवल सीजन में क्या होता है
जितनी भी पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर की चीज़ें खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी फेस्टिवल आइटम होते हैं वो बाहर के जो आइटम होते हैं, अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के बहुत चीप आइटम होते हैं। अगर हम वोकल और लोकल पर फोकस करेंगे, उससे क्या होगा, स्वदेशी आइटम आएंगे, स्वदेशी आइटम मार्केट में आएंगे और वो क्या है, फेस्टिवल्स में खरीदे जाएंगे, जिससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है दोस्तों, डिजास्टर और रिलीफ एंड टैक यूज होंगे। इंडिया के जितने भी टैक हैं और डिजास्टर रिलीफ जैसे टूल्स हैं या टेक्नोलॉजी हैं, उससे क्या होगा दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है या हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं वो सब बाहर की है, इंपोर्ट की हुई टेक्नोलॉजी है। कल्चर की बात करेंगे दोस्तों, हमारा जो कल्चर है वो ग्लोबल रीच जाएगा। जैसे रामायण की बात करते हैं, रामायण की बात करें दोस्तों, कनाडा की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ पर रीच हो रही है। पॉलिटी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, कश्मीर स्पोर्ट्स एंड इंटीग्रेशन, कश्मीर स्पोर्ट्स एंड इंटीग्रेशन हो रहा है। पॉजिटिव साइड क्या है, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो एमएसएमई है दोस्तों, बूस्ट होगी। इससे क्या होगी, बूस्ट एमएसएमई, एमएसएमई क्या होगी, बूस्ट होगी। और कल्चरल आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी वो स्ट्रेंथ होगी। जैसा मैंने बताया, कल्चरल आइडेंटिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। और तीसरा सबसे बड़ा रिशॉक्स है, उससे रेजिलियंस मिलेगा। रिस्क ऑफ प्रोटेक्शनिज्म क्या है, रिस्क ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। और स्वदेशी मे नॉट मीन हाई क्वालिटी ऑलवेज। तो ये कंसर्न है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरल डिजाइन के ऊपर। आपको पता होगा दोस्तों, आफ्टर द 370 एब्रोगेशन, कश्मीर के अंदर जो डिमांड उठ रही है दोस्तों, वो उठ रही है कि रीस्टोर किया जाए स्टेटहुड को। तो वो अभी तक पेंडिंग है, उसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियाज फेडरल डिजाइन। हम फेडरल डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो फेडरल डिजाइन का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कश्मीर का जो इशू है वो पॉलिटिकल मैटर से ज़्यादा है, और हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर से, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे कैसे लिंक करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम जहूर अहमद वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस देखें, तो उसके अंदर फेडरलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हो गई पार्लियामेंट पावर्स की, उसके ऊपर क्या है, क्वेश्चंस उठाए गए, क्वेश्चन पूछे गए। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड का जो मैटर है, वो आखिर स्टेटहुड पेंडिंग क्यों है, और क्या उसको स्टेटहुड को रीस्टोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, प्रोसेस ऑफ स्टेट क्रिएशन। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी दोस्तों, तो आपको पता होगा कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी स्टेट को क्रिएट किया जाए, उसका प्रोसेस क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो प्रोसेस क्या है दोस्तों, एडमिशन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर बना कैसे था दोस्तों। अगर हम 1940 जम्मू एंड कश्मीर पिक्चर में कैसे आया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे बना, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, अगर हम 1947 की बात करें, तो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लाया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या लाया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लाया गया। उसके थ्रू क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। और स्टेबलाइज कब हुआ दोस्तों, स्टेबलाइजमेंट की बात करें तो दोस्तों गोवा बना। गोवा क्या बना, गोवा बना। और सिक्किम क्या बना, स्टेट बना। अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 3 की बात करते हैं, न्यू स्टेट्स कौन कौन से बने दोस्तों, छत्तीसगढ़ बना और तेलंगाना बना। आर्टिकल 3 क्या कहता है, व्हाट इज द आर्टिकल 3, और क्या है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को फॉर्म कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है उस एरिया को, और उसकी बाउंड्री को क्या कर सकता है, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, और नेम रख सकता है। बट कैन नॉट कन्वर्ट द स्टेट्स इन यूटी परमानेंटली एज डेट बीकन्स फेडरलिज्म। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल 3 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है दोस्तों, कोई भी स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है, दो स्टेट्स को यूनाइट कर सकता है,
और क्या कर सकता है, दो, अगर एक स्टेट है उसको सेपरेट कर सकता है और उसका एरिया ऑल्टर कर सकता है, उसकी बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है और नाम रख सकता है। लेकिन दोस्तों किसी भी जो पहले स्टेट रहा हो उसको यूटी में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उसको यूटी में परमानेंटली कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? स्टेट इनटू यूटी परमानेंटली एज डेट वीकेंस द फेडरलिज्म। इससे क्या होता है, जो फेडरलिज्म है वो बहुत कमजोर हो जाती है। इस आर्टिकल 3 का बस यही मतलब है। इंडियाज फेडरल डिजाइन क्या है, व्हाट इज इंडियाज फेडरल डिजाइन, और आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों, इंडिया क्या है, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 कहता है। और नॉट राइट टू सिसीड और स्ट्रॉन्ग सेंटर, और स्टेट क्या कर सकता है दोस्तों, सिसीड नहीं कर सकता सेंटर को। नॉट राइट टू सिसीड स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनिक फेडरलिज्म क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज यूनिक फेडरलिज्म, जिसमें क्या हो दोस्तों, यूनिक फेडरलिज्म इंडिया का जो क्या है दोस्तों, यूनिक फेडरलिज्म है। तो यूनिक फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक तो दोस्तों यूनिक फेडरलिज्म में क्या हो, फेडरल कैरेक्टर हो प्लस यूनिटरी स्पिरिट हो। एक तो फेडरल कैरेक्टर हो और यूनिटरी स्पिरिट का क्या मतलब है दोस्तों, एक तो फेडरल कैरेक्टर, यूनिटरी स्पिरिट का मतलब है कि वो सेंटर को सेसीड नहीं कर सकता। सेंटर को क्या नहीं कर सकता, सेंटर को डिजोल्व नहीं कर सकता, सेंटर को सेसीड नहीं कर सकता। फेडरलिज्म क्या है दोस्तों, फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, ऐसा कहा था केशवानंद भारती केस में 1973 में। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम बात करें स्पेसिफिक देखें तो उसे पता होगा दोस्तों 370 एंड 35A को क्या है, एब्रोगेट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद 2024 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड दिया था कि जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड दिया था कि उसको रीस्टोर किया जाए, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया गया। चाहे उसके बाद इलेक्शन हुए लेकिन स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया गया, पेंडिंग है। क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं दोस्तों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी जो पावर है वो फेडरलिज्म जो स्पिरिट है उसको बीकन करती है, फेडरलिज्म जो स्पिरिट है उसको कमजोर करती है। रीस्टोरेशन मैटर, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीस्टोरेशन है वो मैटर क्यों करता है, आप मुझे कमेंट में बताइए आखिर वो मैटर क्यों करता है। सबसे पहला दोस्तों जो रीजन है वो क्या करेगा, वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट फेडरल स्ट्रक्चर, क्या करेगा, जो प्रोटेक्ट करेगा फेडरल स्ट्रक्चर को। और दूसरा दोस्तों जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको क्या करेगा, उसको एम्पावर करेगा और फेडरलिज्म उसको इंश्योर करेगा, नॉट सेंट्रल डोमिनेंस। चैलेंजेस क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी कंसर्न है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और सेंटर का दोस्तों रिलेक्टेंट है, सेंटर नहीं चाहती है कि उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जम्मू एंड कश्मीर में। और तीसरा रीजन है दोस्तों फियर ऑफ मिसयूज, जो स्टेट पावर या इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका जो पावर का जो मिसयूज करेगी उसका सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 की बात करें, हम बात कर रहे हैं दोस्तों एजुकेट गर्ल्स एंड रेमन मैक्से अवार्ड है 2025 के, उसकी बात कर रहे हैं कि एक जो एनजीओ है, कौन सा एनजीओ दोस्तों, गर्ल्स एजुकेट, उसे क्या है रेमन मैक्से अवार्ड मिलने जा रहा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस एनजीओ को रेमन मैक्से अवार्ड मिल क्यों रहा है, ऐसा कौन सा अचीवमेंट किया है, क्या रेमन मैक्से अवार्ड सिर्फ इंडिया को ही मिल रहा है या और भी कंट्रीज को मिल रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों जो रेमन मैक्से अवार्ड है, व्हाई डू यू थिंक एनजीओ वर्किंग इन रिमोट विलेज ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एजुकेशन एंड जेंडर जस्टिस इन इंडिया। तो जो एनजीओ रिमोट में काम करते हैं या विलेजेज में काम कर रहे हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्यों किया जा रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों एक एनजीओ है जो विलेज में काम कर रहा है, जो रिमोट एरिया में काम कर रहा है,
उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्यों किया जा रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए उसका रीजन क्या है। उसका रीजन क्या है हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एजुकेट गर्ल्स क्या है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेट गर्ल जो है दोस्तों एक एनजीओ है। कब फाउंडेड हुआ था? फाउंडेड किया गया था सफीना हुसैन इन राजस्थान में। जो सफीना हुसैन थी, जो क्या कहते हैं एजुकेट गर्ल है, उसको फाउंड किसने किया था? एजुकेट गर्ल को फाउंड किया था सफीना हुसैन ने इन राजस्थान में। और जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं इनटू द क्लासरूम, जो मतलब जो इनरोलमेंट नहीं हो रहा था, जो लड़कियां पढ़ नहीं रही थी, स्कूल्स में नहीं रही थी, तो उनको क्या किया गया था? क्लासरूम तक लाया गया। फोकसेस ऑन रिटेंशन, कंप्लीशन एंड हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, किस चीज पे फोकस किया गया था इस एनजीओ ने? एक तो रिटेंशन पे फोकस किया, कंप्लीशन पे फोकस किया, फिर किस पर फोकस किया? फिर फोकस किया हायर एजुकेशन पे, फिर एम्प्लॉयमेंट पे। पीपल पावर्ड मॉडल, टीम बालिका, विलेज वॉलंटियर एंड परेकस कम्युनिटी मोबिलाइजर्स। आगे बढ़े। अच्छा, इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों? इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कम्युनिटी माइंडसेट है अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, जो अच्छा इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों? इम्पैक्ट ये पड़ा जो कम्युनिटी जो माइंडसेट है अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, वो बिल्कुल क्या हो गया? वो बिल्कुल चेंज हो गया। कम्युनिटी माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। अगर हम रिपल इफेक्ट की बात करें, रिपल इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज रिपल इफेक्ट? तो दोस्तों अगर लड़कियों को, अगर गर्ल्स को एजुकेशन मिलती है तो वो क्या होती है? वो एम्पावरमेंट होती है, गर्ल्स का एम्पावरमेंट होता है। फिर क्या होता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटीज। मान लिए अगर गर्ल्स को क्या मिलेगी? एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन से क्या होगा? उन्हें एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट से क्या होगा? उनकी जो फैमिली है उसका या कम्युनिटी है उसका अपलिफ्टमेंट होगा। अगर हम फर्स्ट इंडियन एनजीओ को देखें टू विन मैक्से अवार्ड इन 2025, पहला एनजीओ है जिसको रेमन मैक्से अवार्ड से नवाजा जा रहा है 2025 में। अगर हम बात करते हैं रेमन मैक्से अवार्ड क्या है, वो व्हाट इज रेमन मैक्से अवार्ड? जो रेमन मैक्से अवार्ड है दोस्तों, इसको कब फाउंड किया गया था और स्टार्ट किसने किया था? कौन सी कंट्री इसको देती है? तो रेमन मैक्से अवार्ड है दोस्तों 1958 में स्टार्ट किया गया था, जो फिलीपींस द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रेमन मैक्से। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नोबल प्राइज ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? नोबल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाता है। अच्छा, ये रिकॉग्नाइज किन किन चीज़ों पे होता है? रेमन मैक्से अवार्ड दिया कब जाता है दोस्तों? किन किन चीज़ों पे रेमन मैक्से अवार्ड दिया जाता है? ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव जो लीडरशिप है उसके ऊपर रेमन मैक्से अवार्ड दिया जाता है। पहले आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको रेमन मैक्से अवार्ड से नवाजा गया। अगर हम विनोबा भावे की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, MS सुब्बालक्ष्मी की बात करेंगे, किरण बेदी की बात करेंगे, अरुणा रॉय की बात करेंगे और बैजवादा बिल्सन की बात करेंगे, उन्हें दोस्तों रेमन मैक्से अवार्ड से नवाजा गया है। तो लेकिन ये पहला एनजीओ है जिसको रेमन मैक्से अवार्ड दिया जा रहा है। आगे बढ़ें। जेंडर गैप इन एजुकेशन। दोस्तों जेंडर गैप कितना है? मैंने कल आपको बताया होगा दोस्तों कि गर्ल्स का कितना इनरोलमेंट हो रहा है, मेल का कितना, मतलब बॉयज का कितना इनरोलमेंट हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गैप है। वो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आखिर गर्ल्स का कितना इनरोलमेंट है और मेल का कितना इनरोलमेंट है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर गैप इन एजुकेशन, डिस्पाइट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ गर्ल रिमेन हाई। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो गर्ल्स जो होती हैं, मान लीजिए वो एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन बहुत सारी वजह से क्या करती हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं। क्या करती हैं? वो स्कूल को छोड़ देती हैं। बहुत सारे रीजन मैंने कल की वीडियो में बताएं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप कल की मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम जेंडर गैप की बात करते हैं, ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स रिमेन हाई इन रूरल एरियाज, सोशियो कल्चरल बैरियर्स होते हैं।
सोशियो कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं दोस्तों, जल्दी शादी हो जाती है, अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज की वजह से क्या है, वो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। दूसरा दोस्तों क्या है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों पॉवर्टी। एक तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तीसरा है पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से वो जो लड़कियां हैं वो ड्रॉप आउट कर देती हैं, वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाती हैं। अगर हम सिविल सोसाइटी का रोल देखें, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का अगर रोल देखें तो अगर सिविल सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, जीएस पेपर 2 है उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो मेंशन किया गया, तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनजीओ फिल द गैप्स, एनजीओ क्या करते हैं, जो गैप्स है उसको फिल करते हैं। वेयर स्टेट मशीनरी स्ट्रगल, जब स्टेट मशीनरी क्या होती है, स्ट्रगल करती है, वो गैप को फिल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ एनजीओ काम करते हैं, एनजीओ फिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें दोस्तों, पब्लिक एनजीओ पार्टनरशिप वर्किंग सक्सेसफुली, वुमेन एम्पावरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है, वुमेन एम्पावरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या ये अगर हम वुमेन का एम्पावरमेंट करते हैं तो इंडिया की जीडीपी कहाँ पहुंचेगी? हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन ने कहा था अगर आप वुमेन को एम्पावर करेंगे तो हमारी जो जीडीपी है 4 गुना बढ़ सकती है। कितनी? 4 गुना। यूएन, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, और एसडीजी 5 की बात करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। एक तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए और जेंडर में इक्वलिटी लानी चाहिए। पॉजिटिव चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड देखते हैं दोस्तों, इसके पॉजिटिव साइड क्या है। अगर जैसे एनजीओ ने क्या किया है, एनजीओ ने जो फिल गैप किया है, जो जेंडर में जो इक्वलिटी नहीं है उसमें फिल गैप किया है। तो इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है दोस्तों, वो क्या की गई है, वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जा रही है, वो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कौन? सिविल सोसाइटी जो है। मॉडल कैन बी स्केल्ड अप अक्रॉस द स्टेट, ये मॉडल जो है बहुत सारे स्टेट्स में लागू किया जा सकता है। इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल एजुकेशन एफर्ट्स को लेकर, इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल एजुकेशन एफर्ट्स को लेकर, वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेंथ हो रहा है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस क्या है, एनजीओ जो है हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, एनजीओ हमेशा डिपेंड्स रहते हैं फंड्स पर, जो डोनर फंड्स होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। और अनइवन सक्सेस है अक्रॉस स्टेट्स, बहुत अक्रॉस द स्टेट जो एनजीओ होते हैं उनकी जो सक्सेस होती है दोस्तों अनइवन होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सक्सेस है, कहीं पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। स्ट्रक्चरल इशू है, पॉवर्टी एंड पैट्राइकी बियॉन्ड द एनजीओ रीच, जो पॉवर्टी है और जो पैट्राइकी है वो जो बियॉन्ड द एनजीओ के रीच के होते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चरल इशू भी है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड दोस्तों, गवर्नमेंट और एनजीओ पार्टनरशिप की बात करते हैं। गवर्नमेंट और एनजीओ, समग्र शिक्षा हो गया, एजुकेट गर्ल्स मॉडल हो गए, तो ये क्या है, गवर्नमेंट और एनजीओ को पार्टनरशिप कर कर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाना चाहिए। सीएसआर फंडिंग फॉर एजुकेशन, जो दोस्तों सीएसआर है, वो सीएसआर की जो फंडिंग है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन के लिए वो पैसा लगाना चाहिए। और फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड गर्ल, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेशन गर्ल। तो ये दोस्तों थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग और स्टे मोटिवेटेड।